अब सुनाई दे रहा है? ओके, अब सुनाई दे रहा है। ये ऑडिट की क्लास नहीं है, ये एसएम की क्लास है। हम लोग कंसोलिडेशन कर रहे हैं। जीआई 7A की क्लास जो मैंने लास्ट एसएम पे छोड़ी थी, वो पेज नंबर 12 पे छोड़ी थी। आज मैं चैप्टर 1 तुम लोगों को कवर करवाऊंगी पूरा, ठीक है? तो वापस चले जाओ, गलती से आ गया तो कोई बात, टेंशन वाली बात नहीं है। ऑनलाइन क्लास में बैठे हो तो फिर हम लोग चैप्टर नंबर 12 को 1 को पहले पेज नंबर 12 से पढ़ा देते हैं, ताकि जो बच्चे जीआई 7 में पहले के 12 पेजेस पढ़ चुके हैं, 11 पेजेस, वो बाद में लेफ्ट कर देना और चले जाना। फिर जिन बच्चों ने अभी 27 से ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ा दूंगी। ट्यूसडे की जो क्लास लगेगी तुम लोगों की, उसको कंसोलिडेशन क्लास में ही काउंट करवा देंगे हम लोग, जीआई 7+7A वाली, ताकि जो चैप्टर नंबर 2 में तुम लोगों का छूटा है वो वहां पे कवर करवा दूंगी। ओके एवरीवन, अब आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें भी समझ में आ गया हम लोग क्या करने वाले हैं? EISSM का ही लगा हुआ है यहाँ पे। चलो अब चैप्टर का नाम देख लेते हैं। पहले हमें क्या दे रखा है? इट्स चैप्टर नंबर 1, मार्किंग स्कीम। पेपर का वेटेज सब हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये लोग बच्चे चले जाएं यहाँ से। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कुछ खास चीज नहीं है, ये तुम्हारे प्लानिंग के बारे में है। किसके बारे में है? तुम्हारे स्ट्रेटेजिक, वर्ड स्ट्रेटेजी से बना है, और स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? प्लान। हम लोगों ने अभी तक में जो चीज कवर करी है वो स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट का मतलब कवर किया है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है वो, और उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन कवर करें। मतलब ज्यादा कुछ हमारा छूटा नहीं है। हम लोग जो अभी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो टॉपिक तुम्हारा कौन सा है? वो जो हमारा टॉपिक दे रखा है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट तुम लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़े थे। टॉप मैनेजमेंट 11th में पढ़े थे शायद, है ना? फिर कौन सा था आपका? टॉप के बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट पढ़ा था ये। हमने बस इसके नाम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। टॉप को अब हम बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल। कौन सा लेवल है टॉप? मिडल को हम लोग बोलते हैं बिजनेस लेवल। लोअर को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल लेवल। एसएम के नोट्स आई थिंक ऑनलाइन अपलोडेड है, तो वहां से आप लोग पूरे, उसमें तो सारे के सारे चैप्टर्स अपलोडेड है ऑलरेडी, तो वहां से आप वो देख लेना, ठीक है? तो हमारे पास कितने लेवल है मैनेजमेंट के? 3। वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। नाम चेंज हुए हैं, ऑलमोस्ट काम इनका अभी भी वही है। अब देखो, इस बात को हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हम लोगों ने HUL का नाम सुना हुआ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। HUL जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है ना? नाम बताओगे? किसान सॉस, सर्फ एक्सेल, डव, लाइफ बॉय, लक्स, ठीक है? ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है? HUL। अब देखो, जब चीज को मैं समझ रही हूँ तो कैसे है, जो HUL का एक मेन ऑफिस है, कंपनी तो क्या है? यूनिलीवर लिमिटेड है। इंडिया में आई तो नाम इसने क्या रख लिया? हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये इंडियन कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है। इंडिया में आई तो नाम इसने क्या रख लिया? हिंदुस्तान यूनिलीवर। वैसे इसका नाम क्या है? यूनिलीवर लिमिटेड। अब देखो, यहां पर एक कौन सा लेवल है सबसे ऊपर? कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल किसके लिए प्लान बनाएगा? वो बनाएगा सबके लिए। अगर हम एक बात को ध्यान दें, हम नाम जानते हैं किसान सॉस का, हम नाम जानते हैं सर्फ एक्सेल का,
डव का, लाइफबॉय का, लक्स का, हम इन कंपनीज के नाम जानते हैं। ठीक है, और जब मैं इन कंपनीज के नाम जानती हूँ तो हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि HUL का प्रोडक्ट है नहीं, ये हमें तब पता चलता है जब हम लोग पीछे की पैकेजिंग पढ़ते हैं। अगर पीछे की पैकेजिंग ना पढ़े तो हमें शायद ये बात पता भी ना चले, क्योंकि HUL के नाम के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। HUL ब्रांड नहीं है, HUL क्या है? कंपनी है। क्या है HUL? किसान सॉस, सर्फ एक्सल, डव, लाइफबॉय, लक्स, ये सब क्या है? ब्रांड है, या फिर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, या कंपनी का डिवीजन है। ये अपने आप में कोई सेपरेट कंपनी नहीं है, ये कंपनी के क्या हैं? पार्ट्स हैं। ठीक है, अब जब मेरे पास में HUL का कॉर्पोरेट लेवल बैठा होगा, इसमें कौन कौन होंगे? CEO होगा, CFO होगा, पूरा कॉर्पोरेट स्टाफ होगा। यहाँ पे ये लोग प्लानिंग करेंगे। तो जब ये लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे तो ये प्लानिंग ये किसके लिए करते हैं? ये सिर्फ किसान के लिए, सिर्फ सर्फ एक्सेल के लिए नहीं करते। किसके लिए करते हैं? सबके लिए। तो जब आपको कॉर्पोरेट लेवल है, वो प्लान किसके लिए करता है? ओवरऑल सबके लिए। किसके लिए प्लान करेगा वो? ओवरऑल सबके लिए प्लान करेगा। क्लियर है? लेकिन मेरे पास ये अलग अलग ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड पे जो चीज आती है उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस लेवल। क्या बोलते हैं इनको हम? बिजनेस लेवल, क्योंकि ये बिजनेस यूनिट्स है कंपनी की। क्या है ये? बिजनेस यूनिट्स। यहाँ पे आपका कौन बैठेगा? डिविजनल हेड बैठता है। जो डिवीजन का हेड होता है उसे हम डिविजनल हेड बोलते थे। क्या ये डिविजनल हेड जो किसान सॉस का हेड है वो सबके लिए डिसीजन बनाएगा? नहीं, वो सिर्फ किसके लिए बनाएगा? किसान सॉस। अगर HUL के CFO ने बोला है कि मुझे HUL का प्रॉफिट 20% से इंक्रीज चाहिए, कितने से इंक्रीज चाहिए? तो इसने ओवरऑल HUL के लिए बोला, किसी एक पर्टिकुलर के लिए। तो कॉर्पोरेट लेवल प्लान किसके लिए बनाता है? सबके लिए। लेकिन किसान सॉस का मैनेजर ये सोचेगा बैठ के कि मैं किस तरीके से किसान सॉस के प्रॉफिट को इंक्रीज करूं ताकि वो 20% में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ये हर किसी को अपने अपने प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो किसान सॉस है वो किसके लिए प्लान करेगा? सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। उसे हम कौन सा लेवल बोलते हैं? बिजनेस लेवल। हर बिजनेस लेवल के अंदर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक R&D डिपार्टमेंट, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। ऐसे सर्फ एक्सेल के भी अलग अलग होंगे, डव के भी अलग अलग होंगे, लाइफ बॉय के भी अलग अलग, और लक्स के भी अलग अलग। इस लेवल को हम लोग कौन सा लेवल बोलते हैं? फंक्शनल लेवल। कौन सा लेवल है ये हमारा? फंक्शनल लेवल। तो कितने लेवल है हमारे पास? 3। पहला लेवल कॉर्पोरेट, जो बिल्कुल हेड होता है उसे हम कौन सा लेवल बोलते हैं? कॉर्पोरेट। फिर बिजनेस लेवल कौन होते हैं? मेरे जो डिविजन्स हैं, जो यूनिट्स हैं, जो ब्रांड है, उन्हें हम कौन सा लेवल बोलते हैं? बिजनेस। और बिजनेस लेवल के बाद कौन सा लेवल आएगा? फंक्शनल लेवल आएगा। क्लियर है? अब देखो हमारे पास ना कॉर्पोरेट लेवल एंड बिजनेस लेवल, इन दोनों में जो हेड होते हैं दोनों को ही हम लोग बोलते हैं जनरल मैनेजर्स। क्या बोलते हैं दोनों को ही? अगर तुमसे MCQ पूछ लिया जाए, जनरल मैनेजर्स आर प्रेजेंट एट कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, C एंड B, मतलब 1 एंड 2। तो अपना आंसर क्या होगा? क्योंकि दोनों के ही हेड को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है? जनरल मैनेजर्स। जो यहाँ पे मैनेजर्स हैं वो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं, और जो यहाँ पे मैनेजर्स हैं वो भी डिसीजन मेकिंग ही कर रहे हैं, पर ये लोग डिसीजन मेकिंग किसके लिए करते हैं? पर्टिकुलर प्रोडक्ट या यूनिट के लिए या बिजनेस के लिए। समझ में आई बात? ये सबके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं करते। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा शॉर्ट नोट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन आएगा? शॉर्ट नोट। तुमसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कॉर्पोरेट लेवल बताओ क्या होता है। बुक में जाएंगे, पहले हम कॉर्पोरेट लेवल का शॉर्ट नोट समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं और क्या क्या होता है।
कॉर्पोरेट लेवल में सबसे पहले बात कंसिस्ट किसको करता है, पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे इसमें, कंसिस्ट कौन होते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, सीईओ, सीएफओ, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जितना भी कॉर्पोरेट स्टाफ है वो सब किसके अंदर आता है, कॉर्पोरेट लेवल पे। तो कॉर्पोरेट लेवल पे कौन से लोग आए, सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। कौन आया इसमें, सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पूरा का पूरा कॉर्पोरेट स्टाफ इसमें आ जाता है। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर हमने जब देखा कि इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन हमने एक ही देखा था और वो क्या था, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग। ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग। मतलब इनका एक फंक्शन बता रखा है, वो क्या है कि इनको सबके लिए क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करना है। फिर थर्ड पॉइंट में ना हम लोगों को इसके कुछ रोल्स बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं इसके कुछ, पहला रोल अगर मैं देखूं तो स्ट्रेटेजी को फॉर्म करना, फॉर्मुलेशन कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल, प्लस उस स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन भी कौन करेगा, कॉर्पोरेट लेवल। इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा, कॉर्पोरेट लेवल। तो हमने पहला रोल क्या देखा, स्ट्रेटेजी को फॉर्म करना, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना, कौन करवाएगा, कॉर्पोरेट लेवल। लीडरशिप कौन करेगा, कॉर्पोरेट लेवल। अगर डव की कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो डिसीजन किसका होगा, कॉर्पोरेट लेवल। डव के अंदर पहले डव की सोप आई, फिर डव का शैम्पू आया, सोप के बाद शैम्पू लॉन्च करने का आइडिया भी किसका होगा। तो व्हाट बिजनेस शुड बी इन, कौन से बिजनेस में होना चाहिए, ये डिसीजन भी किसका होता है, कॉर्पोरेट लेवल का। स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करने का काम किसका होगा, कॉर्पोरेट लेवल। लीडरशिप का काम किसका होगा, कौन से बिजनेस में जाना और कौन से में नहीं जाना ये प्लान भी किसका होगा, कॉर्पोरेट लेवल का। विजन फ्रेम करना किसका काम है, विजन क्या होता है, जिस पर्पस के साथ आप किसी काम को स्टार्ट करते हो वो तुम्हारा क्या होता है, विजन। एक हम दूरदर्शी सोच रखते हैं, तुम लोग सीए क्यों परस्यू कर रहे हो, माइंड में कुछ तो आया होगा सीए ऑप्ट करने से पहले, क्या आया था, पैसे कमाने 5 साल बाद। 5 साल का कोर्स है, बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड कोर्स है, अच्छी खासी रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है एंड यू कैन अर्न अ वेरी गुड। इवन तुम लोगों ने फाउंडेशन भी दिया है, जब रिलेटिव्स को पता चलता है अच्छा सीए कर रहे हैं तो उस बच्चे की थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है नजरों में, अच्छा 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 सीए कर रहे हैं, होता है ना। और जब फाउंडेशन क्लियर कर जाओगे तो वो इज्जत का लेवल एक और ऊपर चला जाएगा, भाई वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है ना। तो फिर उससे तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा विजन है। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी भी किसके स्टार्ट, ये स्टार्ट होती है एक विजन के साथ। फिर मिशन डिसाइड करने का मतलब होता है तुम डे टू डे बेसिस पर क्या काम करने वाले हो। तो अभी तक तो मैंने इसके 5 पॉइंट्स देखे हैं। डिसीजन मेकिंग का काम इसका है, स्ट्रेटजी बनाना और इम्प्लीमेंट करवाना, लीडरशिप, और मोटिवेट भी एम्प्लॉयज को यही करता है। अब देखो हमारे पास में इतने से ही बात लिखी हुई है इसके शॉर्ट नोट में। पहला पॉइंट किसे कंसिस्ट करता है, किसे कंसिस्ट करता है, सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ, जो पार्टिसिपेट किसमें कर रहे हैं, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका कुछ रोल लिखा हुआ है, रोल क्या है, स्ट्रेटेजी को फॉर्म करना और इम्प्लीमेंट करना, लीडरशिप दिखाना, कौन से बिजनेस में एंटर होना है, मिशन एंड विजन, मोटिवेट, और रिसोर्सेज के एलोकेशन भी कौन करता है, कॉर्पोरेट स्टाफ। किसको कितना फंड्स देना है वो कौन देखेगा, कॉर्पोरेट स्टाफ। क्लियर है। तो रोल पेपर में अकेले से भी पूछे जा सकते हैं, सब पूछ सकते हैं। व्हाट आर द रोल ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का पहला रोल है प्रोवाइडिंग लीडरशिप, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिटरमाइन करना व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और सॉरी डिसीजन मेकिंग करना सबके लिए, विजन और मिशन को डिसाइड करना। क्लियर है बात, पक्का।
बुक की तरफ देखते हैं, बुक में हमें क्या दे रखा है। बुक में मुझे ये दे रखा है कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर हमारे पास में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि पतंजलि एक एफएमसीजी कंपनी है, तो हमने एग्जांपल लिया था HUL का और इन्होंने ले लिया पतंजलि का। बात तो एक ही है, इनके भी नूडल्स वूडल्स आ रहे हैं, इनके भी सर्फ है, इनका भी सारा सामान सबका है। कितने लेवल है मेन मेरे पास? 3। पहला लेवल कौन सा? जनरल मैनेजर्स खाली पहले 2 लेवल पे ही मिलेंगे। पहले 2 लेवल कौन से हैं? कॉर्पोरेट और इनका स्ट्रेटेजिक रोल, लेकिन दोनों केसेस में क्या होगा? अलग। कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजिक रोल बड़ा है, दायरा बड़ा है, स्पेयर बड़ा है, क्योंकि वहां पे आप सबके लिए प्लानिंग कर रहे हो। बिजनेस लेवल पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्पेयर छोटा है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर, तो इनका स्ट्रेटेजिक रोल डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद में हमारे पास में पहला लेवल शुरू हो जाएगा, और वो फर्स्ट, यहाँ पे इन्होंने फिर से वही बात बता दी, कॉर्पोरेट लेवल हेड ऑफिस, हमने एग्जांपल लिया था HUL का, डिविजन्स और फंक्शन। फिर इन्होंने एक लक्ष्मण का एग्जांपल देके बात को समझाया है, और यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट शुरू। ये पहला शॉर्ट नोट है जो इसमें से आएगा, और वो शॉर्ट नोट है कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट लेवल, पहली बात हमने क्या बोला था? कंसिस्ट किसको करता है? CEO और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव स्टाफ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अदर कॉर्पोरेट स्टाफ को। पहला पॉइंट हमने यही देखा था, क्या कहा था पहले पॉइंट में? कंसिस्ट किसको करता है? CEO, सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदर कॉर्पोरेट स्टाफ। सेकेंड पॉइंट, ये पार्टिसिपेट किस में करते हैं? डिसीजन मेकिंग विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आ गया इनका रोल का टॉपिक, क्या क्या रोल है इनके। पहला पॉइंट, द रोल ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, ओवरसी करना डेवलपमेंट ऑफ, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट का काम है। डिफाइन करना मिशन एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला रोल था, ये दूसरा रोल। डिटरमाइन करना व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, यही पढ़ा था हमने। तो कॉर्पोरेट लेवल कंसिस्ट किसे करता है? CEO, CFO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अदर कॉर्पोरेट स्टाफ। यहाँ पे इनका काम क्या दे रखा है? ओवरसी करना डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, डिफाइन करना मिशन एंड गोल को, डिटरमाइन करना व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, एलोकेशन करना रिसोर्सेज का, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? शॉर्ट नोट समझ में आया? कुछ बातें दिमाग में बैठी, क्या क्या काम है इनका? देखो हमारा ना मेन मोटिव, जो बच्चे ने 27th को ज्वाइन किया था, एक बात समझा देती हूँ, बातों को हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से भी समझेंगे, ऐसा नहीं हमने HUL का एग्जांपल लेके थोड़ा समझने की कोशिश की, पर दिक्कत यह है कि एग्जाम जो है ना, तुम्हें भी पता है, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं आता। थ्योरी पेपर का एग्जाम वो कैसे पूछते हैं? पूरा थ्योरेटिकली, और फिर साथ ही तुमसे क्या भी मांग लेते हैं? लैंग्वेज, कि जो बड़े बड़े कीवर्ड्स लिखे हैं हमें आंसर में भी वही चाहिए। तो लैंग्वेज लर्न करने का तरीका तो यही है कि मैं तुम्हें क्लास में एक एक बात को 3-3, 4-4 बार बुलवाती जाऊँ। मैं तुम्हें लिखवा भी सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें नोट्स दे दूँगी तो मैं नोट्स में से तुम्हें लास्ट में लिखा हुआ लर्न ही करना है, तो इसलिए मैंने तुम्हें लिख के पहले ही दे दिया। और मैं सोचती जितने टाइम में तुम लिखोगे क्लास में, उतने टाइम में तुम क्लास में कुछ उसको लर्न कर लो। अगर तुम्हें लगे ये चीज़ ठीक है तो ठीक है, वरना मैं लिखवा भी सकती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ गिविंग द PDF, लिखवाने का पॉइंट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि तुम लोग क्लास में जितना हो सके उतना इस चीज़ को क्या कर लो? लर्न कर लो। ठीक है, क्लास में तुम्हें इतनी बार मैं बुलवा दूंगी ना, घर जाके 1 या 2 बार भी पढ़ोगे ना, तो थोड़ी बहुत दिमाग में पक्का जाएंगी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन घर जाके उसको पढ़ना है। अगर घर जाके नहीं पढ़ोगे तो मुझे 4-4 बार बोलने की एनर्जी लगाती हूँ ना, वो वेस्ट है। समझ में आ गई बात? ऑडिट का चैप्टर 1 कुछ दिमाग में घुसा है, लर्न हुआ है। इसी तरीके से हमारी कोशिश यही है कि थ्योरी हम लोग ऑलमोस्ट जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं यहीं पर ही लर्न करके चले जाएं, इससे आगे लिटरली बेनिफिट मिलेगा।
तुम लोगों ने थ्योरी याद करके देखी हुई है, जब खुद से पूरी थ्योरी याद करनी पड़ती है बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पर बहुत सारा लर्न करके चले जाओगे, ज़्यादा नहीं 50% भी कर लोगे, तो बाद में चीज़ें ईजी लगती है। जब कोई चीज़ एक बार लर्न कर रखी होती है तो उसको बाद में लर्न करना आसान लगता है। समझ में आई बात? लेकिन बिल्कुल नई चीज़ को याद करने में बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें क्लास में ही करना है। मैं तुम्हें एक एक बात को 4-4 5-5 बार बुलवाऊंगी ताकि तुम्हें चीज़ें लर्न हो जाए। और इससे हमारा एक फ़ायदा ये भी है, जब वीकली टेस्ट होगा ना अपना, होंगे वीकली टेस्ट, तो उस वीकली टेस्ट के लिए भी तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत अभी हो जाएगी। तो वो वीकली टेस्ट भी तुम्हारा अच्छा चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि ये सब्जेक्ट हमारा ठीक चल रहा है। अब देखो इस पैराग्राफ में हमें खास कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ एग्जाम्पल दे रखा है गोदरेज कंपनी का। गोदरेज की सोप आती है मार्केट में, नंबर 1। इंसेक्टिसाइड आते हैं, गोदरेज का वेजिटेबल ऑयल भी आता है सब्जी बनाने के लिए, कभी का ध्यान दिया हो तो। फर्नीचर, अलमीरा वगैरह आती है गोदरेज की। आईटी डिपार्टमेंट में भी गोदरेज है, रियल एस्टेट में भी है। तो देखा जाए तो ये सब गोदरेज के अलग अलग क्या हैं, डिवीजन या यूनिट। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज की है। अब देखो इसमें सारी बातें ऊपर से उठा के लिख दी। इसका काम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करना, एलोकेशन ऑफ, डिसाइड करना कौन से बिजनेस में होना है कौन से बिजनेस में। अगर देखा जाए तो आदि गोदरेज और अदर सीनियर मैनेजमेंट मिलकर क्या कर रहे हैं, सबके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल में कुछ खास नहीं लिखा हुआ, कहाँ से उठाकर बनाया है, ऊपर जो हम याद करके आए हैं। तो हमारे पास में कॉर्पोरेट लेवल क्लियर। कॉर्पोरेट लेवल के बाद में यहां से अपने पास शुरू हो रहा है एक पैराग्राफ छोड़कर बिजनेस लेवल। क्या शुरू हुआ एक पैराग्राफ छोड़कर, बिजनेस लेवल। अब अगर हम बिजनेस लेवल की बात करें, पवन रिजल्ट आने दो पहले, वीकली टेस्ट भी शुरू करवा देंगे। अभी डेली ओरल टेस्ट तो चल ही रहे हैं ना, वीकली भी हो जाएंगे। तुम कहो तो अगले मंडे से शुरू करवा देते हैं। आवाज क्यों नहीं आ रही है अब मेरी फिर से? सेल तो है इसमें। भाई फिर जिस एक को नहीं आ रही अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, लास्ट टाइम यही कह सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में ना ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आवाज़ नहीं आ रही, क्लास अटक गई, स्पीड नहीं आ रही। बिजनेस लेवल हमने अभी पढ़ा, एक्चुअल में ये वाले जो लेवल है कौन सा लेवल है, बिजनेस लेवल। इसने डिसीजन किसके लिए बनाया, ओवरऑल लेवल के लिए। इसने डिसीजन किसके लिए बनाया, इंडिविजुअल लेवल के लिए। इसने डिसीजन किसके लिए बनाया, ओवरऑल, और इसने किसके लिए बनाया, इंडिविजुअल लेवल के लिए। इतनी सी बात समझ में आई। अब इस बात के बाद में चीज़ को थोड़ा आगे और डिटेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर मैं चीज़ को थोड़ा आगे और डिटेल में देखूं कि क्या है, सिर्फ एक लाइन के अंदर दे रखा है हमें बिजनेस लेवल। इन्होंने बोला है बिजनेस लेवल अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स हैं। सेल्फ कंटेंट का मतलब जो अपने आप में सफिशिएंट होते हैं। क्या होता है सेल्फ कंटेंट का मतलब, जो अपने आप में 100% सफिशिएंट होते हैं। बिजनेस लेवल सेल्फ कंटेंट क्यों है, क्योंकि हर बिजनेस लेवल का अपना खुद का अकाउंट्स डिपार्टमेंट, खुद का परचेज डिपार्टमेंट, खुद का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, खुद का सेल्स डिपार्टमेंट, किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये अपने आप में क्या है, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ एसी की हवा नहीं लगती, या मेरे यहाँ के बैठ जाओ, यहाँ तो बिल्कुल नहीं लगती जहाँ हम बैठते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि साथ वाले रूम का जो एसी का आउटर है वो भी यही है। अभी तो चलो साथ में क्लास लग नहीं रही है, वरना उसकी गर्मी भी सारी यहीं आती है। पंखा लग जाता तो रिकॉर्डिंग के अंदर से फट 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 आवाज जाती है। ये खराब है क्या?
मैं तो बोलती हूँ ये खराब है, कोई मान नहीं रहा। लेकिन तुम 4 दिन से बोल रहे हो ना। कर दिया तुमने काम। तुम लोग गलत आ गया ना कॉमर्स में, तो फील नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था साइंस लेकर। ज्यादा मत करना, ठीक ठाक। मनोज सर हायर कर लेंगे। आज क्लास में बच्चे 3-4 हैं तो इसकी कूलिंग थोड़ी यहाँ तक भी आ जाती है, वरना नहीं आती। चलो लगवा दो, कैसे भी लगवाओ, लगवाओ तो सही। अगला पॉइंट कौन सा हमारे पास में? बिजनेस लेवल। अब बिजनेस लेवल क्या होता है ये चीज देखते हैं हम लोग। बिजनेस लेवल कौन सा लेवल होगा जहां पर पहला पॉइंट कौन सी यूनिट्स हैं ये अपने आप में? सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स होती हैं ये? सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट के अंदर पहली बात जो हमने इसके अंदर देखा है कि इसके सारे डिपार्टमेंट खुद के हैं, इसलिए हम इसे कौन सी यूनिट बोलते हैं? सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेकेंड पॉइंट, हर एक डिपार्टमेंट के हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजनल हेड। क्या बोलेंगे? अब इनका रोल बताओ क्या है? टॉप मैनेजमेंट का रोल तो था सबके लिए प्लान करना, इनका छोटा सा रोल है सिर्फ। जो सबके लिए प्लान बना है वो से हम बोलते हैं जनरल प्लान। क्या बोलते हैं? जो सबके लिए बनता है वो जनरल होता है, और जो किसी एक के लिए बनता है वो स्पेसिफिक होता है। कुछ याद है ऐसा 12th क्लास में पढ़ा था या 11th में? जनरल मतलब सबके लिए, स्पेसिफिक मतलब किसी। तो इनका काम है ट्रांसलेट करना। लैंग्वेज को ध्यान से देखना, इनका काम क्या है? ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करना। इनका काम है ट्रांसलेट करना। किस चीज को? जो जनरल इंटेंशंस हैं। इंटेंशन मतलब सोच। 20% से प्रॉफिट बढ़ाना है, जो जनरल प्लान था, जो जनरल स्टेटमेंट थी, उसको ये ट्रांसलेट कर रहा है। किसके अंदर? स्पेसिफिक प्लान के अंदर फॉर इंडिविजुअल यूनिट्स। समझ में आ गया? सिर्फ एक ही रोल लिखा है कि जो जनरल प्लान है उसको कन्वर्ट करना है, मतलब ट्रांसलेट करना है स्पेसिफिक प्लान में। मैं तुम्हें एक एक वर्ड का मतलब समझा रही हूँ ताकि ये लैंग्वेज लर्न हो सके। क्लियर है बात? तो हमारे पास में हमने अभी तक में 3 बातें देखी। पहली बात क्या देखी इसके बारे में? कैसे यूनिट्स होती हैं? सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, क्योंकि इनका खुद का अकाउंट्स डिपार्टमेंट, खुद का परचेज डिपार्टमेंट, खुद का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा? इसका कौन होता है? हेड। हेड को क्या बोलते हैं? डिविजनल हेड। थर्ड पॉइंट क्या देखा? ये ट्रांसलेट करते हैं किस चीज को? क्लियर है? अब देखो आगे, फिर ना फोर्थ पॉइंट में इन्होंने पता है क्या लिखा है कि कॉर्पोरेट लेवल प्लान कर रहा है होल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेयरएज बिजनेस लेवल प्लान कर रहा है स्पेसिफिक यूनिट के लिए। बन गए इसके 4 पॉइंट। यही 4 पॉइंट बुक में लिखा और कुछ नहीं लिखा। पहला पॉइंट क्या था? सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेकेंड पॉइंट, हेड को बोलते हैं डिविजनल हेड, एक ही रोल है ट्रांसलेट करना जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशंस को स्पेसिफिक प्लान फॉर इंडिविजुअल्स के लिए। और लास्ट पॉइंट, कॉर्पोरेट लेवल होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बिजनेस लेवल फॉर द स्पेसिफिक यूनिट। बुक में देख लें क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट में छोटी सी बात ये बोली हुई है तुम्हें, बिजनेस लेवल कर क्या रहा था खुद बताओ? जो टॉप मैनेजमेंट का प्लान था उसको अपने लिए कन्वर्ट कर रहा था। टॉप मैनेजमेंट ने बोला ओवरऑल प्रॉफिट 20% से बढ़ाओ, तो उसने उस चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करवाया उसी को ध्यान में रखते हुए। तो जो प्लान सबके लिए बना उसे हमने कौन सा प्लान बोला? इंडिविजुअल, सॉरी जनरल। तो इसने ट्रांसलेट किया जनरल इंटेंट और स्टेटमेंट को स्पेसिफिक प्लान के अंदर इंडिविजुअल कंपनी, मतलब इसने सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपनी के लिए प्लान बनाया है। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है,
बुक में पहला पॉइंट लिखा है, ये कौन सी यूनिट्स होती हैं? क्योंकि फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ इनके खुद के हैं। जो यहाँ पे जनरल मैनेजर्स हैं, उसे हम बिजनेस लेवल मैनेजर है, वो क्या कहलाते हैं? हेड ऑफ द डिवीजन। इसका एक ही रोल है, वो है ट्रांसलेट करना जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन और इंटेंट को जो कॉर्पोरेट लेवल ने बनाया है इनटू कॉन्क्रीट, का मतलब होता है स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस। तो कॉर्पोरेट लेवल कंसर्न्ड है स्ट्रेटजी बनाने के लिए, स्पैन मतलब पूरा बिजनेस के लिए, और बिजनेस लेवल मैनेजर कंसर्न्ड है स्ट्रेटजीज बनाने के लिए स्पेसिफिक बिजनेस के लिए। समझ में आ गई बात? पक्का? अगला लेवल कौन सा लिखा है इसमें? आप बताओ। देखो, कॉर्पोरेट लेवल की स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरा बिजनेस, बिजनेस लेवल की थी उसका यूनिट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो इनका स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता जा रहा है। तो इनका जो स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कन्फाइंड है। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित, वो कन्फाइंड है सिर्फ उनके डिपार्टमेंट तक। अकाउंट्स को सेल्स वाले से मतलब नहीं है, सेल्स को प्रोडक्शन वाले से नहीं है। इनका जो स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ तक कन्फाइंड है? उनके खुद के डिपार्टमेंट तक। मतलब इनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल प्लानिंग करना, ना ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा है, पहले तो इन्होंने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में 4 बातें बोल दी। पहली बात लिखा है कि जो इनका स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कन्फाइंड है। क्या है वो? कहाँ तक? टू देयर डिपार्टमेंट। ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिलेट करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन से। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में 2 बातें लिखी हैं कि ना तो ये रिलेटेड है ओवरऑल परफॉर्मेंस से, पूरी कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है उससे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, वो तो कॉर्पोरेट लेवल की है ना। और ना ही इनकी जिम्मेदारी है ये देखना कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कैसे हो रहा है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड 4 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। पहले 2 पॉइंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताया है, बाकी के 2 पॉइंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है वो बताया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहले पॉइंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताई है कि इनका स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फाइंड है उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, रिलेटेड है सिर्फ एक पर्टिकुलर। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की और ना ही स्ट्रेटजी को फॉर्म करना। फिर ये लोग कर क्या रहे हैं? लेकिन फिर भी ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो लोग हैं जो कस्टमर से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। इस वजह से इनकी एडवाइस ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक प्लान बनाना चाहते हो कि कस्टमर क्या चाहता है, अगर आप ये ध्यान में रख के रियलिस्टिक प्लान बनाना चाहते हो तो फिर आपको फंक्शनल लेवल की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो फंक्शनल लेवल का काम है एडवाइस देना जनरल मैनेजर्स को। किसको एडवाइस देगा? जनरल मैनेजर से दोनों लेवल पे आ गए, कॉर्पोरेट पर भी और, ताकि वो अपने क्या कर सके? डिसीजन मेकिंग कर सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कस्टमर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। क्लियर है बात? देखो फंक्शनल लेवल के बारे में लिखा क्या है। फंक्शनल लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिक बिजनेस, एचआर वाला एचआर के लिए, परचेज वाला परचेज के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट उसके लिए, कस्टमर सर्विस के लिए।
इनकी जो स्फेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कन्फाइंड मतलब सीमित है ऑर्गेनाइजेशन की किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। अब वो क्या, लेकिन जनरल मैनेजर्स ओवरसी ऑपरेशन देखते हैं पूरी कंपनी का या डिवीजन। अब देखो जनरल मैनेजर में दोनों आ गए, कॉर्पोरेट भी और, इसलिए लैंग्वेज को क्या लिखा है, जनरल मैनेजर ओवरसी करते हैं ऑपरेशन पूरी कंपनी का या, क्योंकि इसमें दोनों आ गए, कॉर्पोरेट भी और बिजनेस भी। तो यहाँ पे भी हमने कौन सी बातें लिखी हैं, दोनों लिखी हैं। अगला पॉइंट, ऑल्दो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए, ओवरऑल, और ना ही ये जिम्मेदार है किसके लिए, फंक्शनल स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, क्योंकि ये कौन सेट करता है, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल। स्टिल ये प्रोवाइड करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, किसको, जनरल मैनेजर को, ताकि वो फॉर्मुलेट कर सके रियलिस्टिक प्लान, बिकॉज दे आर क्लोजर टू दी कस्टमर। कोई बड़ी बात तो नहीं लिख के दी, पक्का। बाद में वही बात है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और इनके ना छोटा छोटा इनके बारे में लिख कर हमें दे दिया। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का। बाद में GI-7A के जो पुराने बच्चे थे उनका कंसोलिडेशन पर हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिन तुम 3-4 बच्चों को नहीं पता, तो बच्चे 27 को आए थे, वो इस बात का ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना, कंट्रोलिंग करना, ठीक है। अब बताओ, क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, SM मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज पे लगता है या सब पर लगता है, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, विजन सब बनाते हैं, स्ट्रेटेजी सब करते हैं, इम्प्लीमेंट सब करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग सब करते हैं, कंट्रोलिंग सब करते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सब पर एप्लीकेबल होता है। इसका कंटेंट हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे जहाँ हमें टॉपिक दे रखा है। इसका कंटेंट हम लोग एक आंसर से पढ़ेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट पॉइंट हमें दे रखा है। तुमसे ऐसे पूछ सकते हैं, CEO बताओ कौन सा लेवल है और उसकी एक्टिविटीज फंक्शंस बताओ। ओवरसी डेवलपमेंट देखना, मिशन और गोल डिसाइड करना, कौन से बिजनेस में होना चाहिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लीडरशिप देना। समझ में आए, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, concept of strategic management is useful in government and medical organization, discuss। अगर तुमसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के रिगार्डिंग, मेरा आंसर हर केस में यही 3 पैराग्राफ होंगे। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड तुमसे कुछ भी पूछ लिया जाए, हर केस में मेरा आंसर यही 3 पैराग्राफ। क्लियर है। अब देखो समझते इन्होंने क्या लिखा है। हमें पता है कंपनी 2 तरीके की, या तो प्रॉफिट मेकिंग या तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग। जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल। और जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कमर्शियल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो चैरिटी के पर्पज़ के लिए काम करती हैं, सोशल पर्पज़ के लिए काम करती हैं, है ना। तो पहला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ में इतनी सी बात को घुमा घुमा के इतनी बार लिख दिया। ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड एज कमर्शियल और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट दे गवर्नमेंट और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन में दे रखा है इससे नाम लिखा हुआ है, फंक्शन करती है बिना किसी कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, इनका प्रॉफिट कमाना मेन मकसद। यहाँ पे ये लोग बेसिकली गवर्नमेंट
हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। अगर तुम कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो, वहाँ मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। गए हो कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? सिर्फ एक 10 रुपए की स्लिप कटवानी पड़ती है, वो भी अगर आप 60 ईयर्स प्लस हो, सीनियर सिटीजन, या ST SC वगैरह हो, तो वो भी नहीं करवानी पड़ती। सिर्फ एक 10 रुपए की स्लिप कटवाओ, उसके बाद चाहे तुम्हें ग्लूकोज चढ़े, चाहे तुम्हें दवाइयाँ लगे, चाहे तुम्हें इंजेक्शन लगे, सब गवर्नमेंट का। हाँ, चल रहे हैं दोस्तों। यार मैंने तो OPD फीस देखी, चल रही है। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट डॉक्टर है, तो क्या मुझे पता है। कटती है। वो भामासा कार्ड सज्जन के पास नहीं है, सबके पास नहीं है अभी भामासा कार्ड। शायद अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इस वजह से कर दिया होगा, वैसे लग रहे थे। मेडिसिन पे तो नहीं देना पड़ता, तुम PHC वगैरह पे जाओ, SMS हॉस्पिटल में जाओ। एम्स अलग है, मैं राजस्थान सरकार की बात कर रही हूँ। ये राजस्थान सरकार का रूल है कि आप PHC वगैरह में जाओ, सिर्फ 10 रुपए लो और पूरी मेडिसिन सब फ्री ऑफ कॉस्ट। राजस्थान गवर्नमेंट का एक रूल ये भी है कि अगर आपको बेटी पैदा होती है तो गवर्नमेंट खुद सामने से 50,000 रुपए देगी तुम्हें, अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी करवाई तो। फर्स्ट नहीं, 2 बेटियों पे है, एक बेटी होने पे होता है। 50,000 रुपीज यू गेट। राजस्थान गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे रूल्स निकाले हुए हैं। ये तो रूल इसलिए निकाला था क्योंकि पहले क्या था, लोग हॉस्पिटल आना प्रेफर नहीं करते थे, तो उनको हॉस्पिटल तक लेकर आने के लिए बहुत अच्छा तरीका निकाला हुआ है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो सब कुछ है ही है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर आपको बेटी हो जाती है तो वी विल गिव यू 50,000 रुपीज़। वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं, कभी 10,000 का चेक, कभी 15,000 का चेक, कभी 5,000 का चेक, मतलब वो कौन सी क्लास में जाती जा रही है उस हिसाब से। राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स अच्छे हैं। चलो, तो हमने क्या देखा, कमर्शियल कंपनीज कौन सी होती हैं जिनका प्रॉफिट ही में एम होता है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका प्रॉफिट मेन एम, वो कौन सी होती हैं, सोशल, चैरिटेबल और एजुकेशनल पर्पस। तो गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ बच्चों को कपड़े भी मिलते हैं, बुक्स भी मिलती है, खाना भी मिलता है, बस तुम्हें जाना है। क्लियर है पॉइंट? तो मतलब इसमें एक छोटी सी बात बोलिए, कम 2 तरीके की, प्रॉफिट मेकिंग और उसी बात को एक्सटेंड करके पूरा पैराग्राफ बना दिया। ऐसे आंसर तुम सिर्फ तब लिखोगे जब बुक में लिखे हुए हैं, वरना नंबर नहीं मिलते ऐसे फालतू बातें लिखने की। अगली बात सुनो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इफेक्टिवली काउंटलेस नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्लानिंग होती है, कितने सारे कैंपेन लगते हैं वहाँ पे, फंड्स भी आते हैं, फंड को यूज भी करते हैं, सब कुछ। तो मतलब इफेक्टिवली यूज हो रहा है बहुत सारी नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी। बहुत सारी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे आउट परफॉर्म कर रही है प्राइवेट फर्म्स को भी, है ना। SMS हॉस्पिटल हो गया, एम्स वगैरह हो गया, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। हाँ, तुम्हें जगह देखने में अच्छी नहीं लगेगी, शायद तुम खड़े भी ना हो पाओ 5 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर, लेकिन फिर भी फैसिलिटीज़ के केस में देखा जाए, मतलब ट्रीटमेंट वगैरह के केस में देखा जाए, तो वो आउट परफॉर्म कर रही है किसको, प्राइवेट फर्म्स को और कॉरपोरेट को। क्लियर है बात? तो इसमें इन्होंने इतना बात बोली है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस कौन यूज कर रहा है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी इतना अच्छे से काम करे कि प्राइवेट फर्म को आउट परफॉर्म मतलब पीछे छोड़ देना। क्लियर? कंपेयर टू प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स, प्रॉफिट मेकिंग फर्म से कंपेयर किया जाए तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स फंक्शन कर रही है मोनोपोली में। इंडियन रेलवेज कैसे फंक्शन कर रही है, प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट और सर्विसेज और ऑफर कर रही है ऐसी परफॉर्मेंस जिसको आप किसी और से मेजर या कंपेयर नहीं कर सकते, और ये सब डिपेंडेंट है किस पर, फाइनेंसिंग।
पैसे पर डिपेंडेंट है, जहां फाइनेंस आएगा वहां एसएम लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आई क्या कह रहे हैं? एक बार फटाफट से रीड करो क्या कहा है। पैराग्राफ में लिखना है। हाँ, जनरल मैनेजर्स दोनों में होते हैं। अगर प्रॉफिट मेकिंग फर्म से कंपेयर किया जाए तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स फंक्शन करती है मोनोपोली में, प्लस वो इतने अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रही है जिसका ना तो बहुत ही कम कंपैरिजन है या कोई कंपैरिजन है ही नहीं परफॉर्मेंस के मामले में। फंक्शन तो अच्छे हैं, इतने सस्ते रेट पे प्रॉफिट होता है रेलवेज को अपने। बैलेंस शीट देख, कभी उनकी लॉसेज नहीं रहती है हमेशा, लेकिन फिर भी इतनी सर्विसेज गुड, मतलब इतने चीप रेट्स पे ट्रैवलिंग इज पॉसिबल। अगर तुम नॉर्मल ट्रेन के रेट देखो, शताब्दी वताब्दी छोड़ दो, राजधानी शताब्दी ये सब ना देखो, नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन देखो अगर, तो काफ़ी ठीक रेट पे दे गिव यू गुड सर्विस। इंडियन गवर्नमेंट मतलब रेलवे भी लॉस में रीजंस हैं। जनरल में जितने लोग ट्रैवल करते हैं आधे तो टिकट खरीदते नहीं है और वहाँ कोई टिकट चेक करने जाता भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास नॉर्मल विंडो टिकट है ना, तुम रिजर्वेशन में एंटर हो जाओ, वो तुम्हें 100-200 देके किसी खाली सीट पे एडजस्ट कर देता है। कहाँ से रहते हो तुम वैसे? और तुम कहाँ से हो? ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा साइड? अच्छा, सिरसा हिसार के पास में हो। तुम कहाँ से हो? पिलानी, बिट्स पिलानी, हाँ हाँ। तुम यहीं के ही हो, जयपुर के हैं? तुम कहाँ से आए हो? हाँ, टोंक से आए हो, तुम्हारा तो पास में ही है। तुम दोनों तो जयपुर के ही लग रहे हो मेरे को। तभी ऐसे दिन भर खिलखिलाते ही रहते हो। सच में जयपुर के हो क्या ऐसी? आप देखो चैप्टर के अंदर, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इन लोगों ने वही बात दोहरा रखी है, बस इन्होंने बीच में थोड़ी बहुत बातें एक्स्ट्रा डाली हुई हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की क्लासीफाई क्लासीफाई क्या हुआ है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल वो जिनका प्रॉफिट ही मेन एम था, नॉन कमर्शियल वो जिनका प्रॉफिट मेन एम नहीं है, सोशल पॉलिटिकल वगैरह। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बात हमें वही लिख कर दे रखी है। अब आगे ना एग्जाम्पल के तौर पे हमें ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, इनके बारे में कुछ बताया हुआ है। ये एक बार पैराग्राफ रीड कर लेना, रीड करके तुम्हें समझ में आ जाएगा ये अपने काम की बातें लिखी ही नहीं है। चाहो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अभी लो, रीड कर लो, इसमें यहाँ वहाँ की बातें लिखी हुई है सर।
ऑडिट की क्लास है कल, मैंने मनोज सर से बात कर ली। हो गया रीड? तो यहाँ पे कोई काम की बात दिखी तुम लोगों को? तो इसके साथ में चैप्टर 1 का आधा वाला कंसोलिडेशन खत्म हो गया, तो तुम लोग घर जा सकते हो दोनों। पूरी लेकर जाओगे? तो ऑनलाइन क्लास में जिन बच्चों को सिर्फ यही वाला पोर्शन पढ़ना था, दे कैन गो। लोअर लेवल के जर्नल मैनेजर वाली लाइन में ये लिखा हुआ है कि लोअर लेवल का एक ही काम है, वो है सजेशंस देना जनरल मैनेजर्स को, ताकि जनरल मैनेजर्स क्या कर सकें, आगे डिसीजन मेकिंग कर सके। एक बात बताओ, जो कंपनी का फंक्शनल लेवल है वो किससे रिलेटेड होता है? कस्टमर से डे टू डे डीलिंग करता है। क्योंकि कस्टमर से ज़्यादा क्लोज हैं, इस वजह से ज़्यादा अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कस्टमर रियलिटी में चाहता क्या है। क्लियर है बात? हमारे क्लास में 16 बच्चे हो चुके हैं ऑनलाइन, पहले 23-25 थे शायद। हम्म। अब आ जाओ चैप्टर के वेरी स्टार्टिंग पे। तो हम लोग पहले एसएम के बारे में देख लेते हैं, एसएम है क्या और कौन सा सब्जेक्ट है। एसएम हम लोगों के पास में ग्रुप 2 का पेपर है, ये है आपका पेपर नंबर 7। पूरा नाम देखा जाए तो EIS एसएम है। EIS तुम्हारा पेपर नंबर 7A है और एसएम तुम्हारा पेपर नंबर 7B है। हमारे पास इन दोनों की दो अलग अलग बुक्स हैं, प्लस तुम्हें जो आंसर शीट्स मिलती हैं वो भी दो अलग अलग मिलती हैं। एक शीट के ऊपर EIS का स्टैंप लगा हुआ आएगा और एक शीट पर एसएम का स्टैंप लगा हुआ आएगा। एसएम की शीट में एसएम के आंसर, EIS की शीट में EIS के आंसर। तो क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, क्योंकि बुक्स तो अलग अलग है, कि क्वेश्चन पेपर मिक्सअप आएगा और हमें ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। पेपर भी ऐसे ही आएगा, पेपर 7A, फिर पूरा पेपर 7A होगा जितनी भी शीट्स में होगा, और बाद में पेपर 7B शुरू हो जाएगा। मतलब शीट्स तो वैसे ही लगी हुई होंगी जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पेपर आता है तुम्हारा, बस उसके अंदर 7A का लिखा आएगा पहले क्वेश्चन सारे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे सारे 7B के। तो कोई क्वेश्चन पेपर मिक्सअप नहीं आता, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेपरेटली आता है, तुम्हें अलग से आंसर शीट भी मिलती है। अगर तुमने गलती से भी EIS के आंसर एसएम में लिख दिए तो तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि EIS की शीट चेक होने अलग फैकल्टी के पास जाता है और एसएम की शीट चेक होने अलग फैकल्टी के पास जाती है, और उसे कोई मतलब नहीं कि तुमने बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, उस तुमने शीट में वो नहीं लिखा जो उसको चाहिए था। तो ये मत सोच लेना कि स्कूल में चल जाता था, एक आधी शीट आगे पीछे हो जाए, तो यहाँ नहीं चलेगा। यू विल गेट 0 तो तुमने पूरा पेपर सही अटेम्प्ट किया है। इसलिए आंखें खोल के 4 बार देखना किसकी शीट पे किसका आंसर लिख रहे हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने आधा पेपर लिख दिया और उसके बाद देख रहे हैं तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि हमने गलती से गलत शीट पे गलत लिख दिया, फिर तुम वो आंसर्स काटोगे वहाँ से, फिर दूसरी शीट पे दोबारा लिखोगे तो टाइम वेस्ट होता है। अब हम एसएम का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं पेपर 7B। ठीक है, पेपर नंबर 7B के अंदर सबसे पहले हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पेपर पे। एक पार्ट है MCQ का और एक पार्ट है डिस्क्रिप्टिव का। MCQ में वही 15 MCQ 1 नंबर के 15 मार्क्स के, पर MCQ से 30 नंबर के आते थे, 15 MCQ EIS के आएंगे और 15 MCQ SM के, हो गए 30 नंबर के MCQ। फिर बैलेंस पेपर आता है 45 मार्क्स का, जिसमें आएगा फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आता है 5 नंबर का और ये मेरा होता है कंपलसरी क्वेश्चन जो आपको करना ही करना है। फिर आएगा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। हर क्वेश्चन के दो दो पार्ट्स आएंगे।
और हर एक पार्ट 5 नंबर का ही आता है। मतलब एसएम में क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 5। ना 2, ना 3, ना 4, ना 6, हर आंसर 5 नंबर में ही आएगा। और ऐसे करके कितने मार्क्स हुए? 45। 2 से लेके 5 के बीच में तुम कोई भी एक क्वेश्चन अपने ऑप्शन पर छोड़ सकते हो। क्लियर है? मतलब 35 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के एमसीक्यू है। एज यूजुअल देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू। तुक्के मार सकते हैं, मतलब अगर कुछ लगे कि आंसर यही है तो तुम कर सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर इतने सी बात? अब देखो आगे चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम समझनी ज़रूरी है कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। जब मैं चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम की तरफ जाऊंगी तो एक छोटी सी बात देख लेते हैं। हमारे पास क्योंकि 60 मार्क्स का पेपर है, कौन सा क्वेश्चन मिलाकर? ऑप्शनल क्वेश्चन मिलाकर। चैप्टर है 8, 7.5 से 8 नंबर के बीच का हर एक चैप्टर है। BOS पोर्टल पे लिखा हुआ है कि हर चैप्टर इक्वल वेटेज का है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो हर चैप्टर में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, प्लस कोई 2 MCQ भी आएंगे। MCQ कितने हैं? क्योंकि 15। किसी एक चैप्टर में से कितने MCQ आएगा? 1। और हर चैप्टर अगर देखा जाए तो 5 नंबर का है, तो 40 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर्स बन गए। तो किसी एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आंसर आएंगे, तभी 45 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा आंसर क्वेश्चन वाला। वो 2 क्वेश्चन कौन से पेज चैप्टर में से आएंगे कुछ फिक्स नहीं है। कोई 16-17 पेज का चैप्टर है उसमें से भी आ सकता है 2 क्वेश्चन, कोई 40 पेज का है उसमें से भी आ सकता है। अब एक बात को ध्यान से सुनना, कोई चैप्टर है 40 पेजेस का, बच्चों की आदत होती है 30 पेजेस याद कर लिए, 10 पेजेस छोड़ दिए। छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? पर बेटा एक ही क्वेश्चन आना है पूरे चैप्टर में से। ऐसा ना हो कि तुमने एक एडवांटेज भी छोड़ गए और वही 5 नंबर में पूछ लिए। कि पूरा चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना है। इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो? ये तो करो ही मत पूरा, ये आधी अधूरी मेहनत मत करना कि आधी अधूरी मेहनत पूरा टाइम वेस्ट है। तुम्हारी किस्मत है कि तुम पढ़कर गए आधा चैप्टर उस आधे में से आ गया, और किस्मत कितना साथ दे रही है तुम्हारा वो तुम्हें भी पता होगा। ये ऑलमोस्ट बच्चे यही बोलते हैं, जो छोड़ के जाते हैं वही पेपर में आता है। क्लियर है? अब हम लोग एसएम का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम आप लोगों को मैंने बता दिया। सबसे पहला वर्ड जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पहले हम स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, फिर हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ट्रिक में क्या ट्रिक जाननी है तुमको? ट्रिक में आर्यन वही वाली चीज आ जाती है कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर है तो तुम्हें उसको लर्न करने हैं, जिसके लिए मैं तुम्हें जितना जितना मार्क करवा रही हूँ उतना उतना तुम्हें लर्न करना है इनको। मंडे को ऑडिट की क्लास है, तो ऑडिट के अंदर जो तुम्हें प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था वही पूरा है केतन। और तुम एग्जैक्टली कौन से और कैसे ट्रिक जानना चाह रहे हो वो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है।
ये बात तो आर्यन मैंने पहले ही बता दी थी। स्ट्रेटेजी क्या होता है? प्लान करना। अब देखो प्लान करने में होता क्या है, स्ट्रेटेजी बनाते वक्त, अब मैं ये थोड़ा तुम्हें ना स्पीड में कवर करवाऊंगी ताकि ये जो एक दो दिन का तुम्हारा टॉपिक छूटा था वो हम अभी फटाफट से कवर कर लें। प्लान बनाते वक्त ना हम करते क्या है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बनते एक ऑर्गेनाइजेशन का, प्लानिंग यही था ना, फ्यूचर के बारे में प्लान करना, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना, ये हमारा क्या होता है, प्लान करना होता है। प्लान करते वक्त हम लोग 3 Ds को ध्यान में रखते हो। किसको ध्यान में रखते हो? 3 Ds को। वो 3D क्या है? 3D है, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है एक डिजायर्ड इमेज, फिर आता है माइंड में एक डायरेक्शन, और फिर आता है डेस्टिनेशन। देखो माइंड में सोचने की कोशिश करते हो। तुम लोगों ने सीए करने का सोचा, प्लान बनाया, सबसे पहले माइंड में क्या आया था कि सीए बनने के बाद तो आराम ही आराम है, ऐसी मस्त जिंदगी मिल जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे, होता है ना, सबके माइंड में आता है। कुछ ना कुछ तो मोटिवेट करने के लिए होना चाहिए। और सबसे बेस्ट मोटिवेशन क्या है कि अगर 5 साल में सीए निकाल दी तो 22-23 साल की एज में यू विल बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इतने इस एज पे जब लोगों को ढंग से क्लियर नहीं होता कि वो क्या करना चाहते हैं, तो मैं अच्छी खासे पैकेज अर्न कर रहे होंगे। तो जब 22-23 साल की एज में कोई तुम्हारे हाथ में 90,000 रुपए रखता रहे हर महीने, जस्ट इमेजिन योर लाइफ, तुम करोगे क्या उन पैसों का? एक आधी बात तो शायद समझ में भी ना है ना, कि क्या खरीदना है तो क्या छोड़ना है, और कभी लगता है उसके बाद भी शायद पैसे बच रहे हो। कि मैं खुद 22 साल की एज में सीए बनी हूँ, आई कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग, कि क्लियर नहीं होता। ऐसा कि तेरा बर्थडे तू भी गिफ्ट ले ले, तेरा तू भी गिफ्ट ले ले, तब तो हम लोग जीजा जी दीदी सबको गिफ्ट दे रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी है, लाइन से सबको गिफ्ट मिलते हैं। उसके बाद जो नए नए कमाने लगते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हाँ चलो इसको भी देते हैं, इसको भी देते हैं, इसको भी देते हैं, अपन तो कमा रहे हैं अब। तो एक इमेज आती है आंखों में, और उसके बाद तुमने क्या देखा? डायरेक्शन। और डायरेक्शन तुम्हें एमसीसी लेकर आ गई कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, और उसके बाद तुम फाइनली क्या वहां पहुंचोगे? डेस्टिनेशन पे। तो व्हाट यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हो, पहले माइंड में वो आता है, फिर कैसे करना चाहते हो, और फिर कहाँ जाना चाहते हो। समझना ही बात। तो स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। स्ट्रेटेजी क्या है? अब देखो ऐसे हमारे पास भी ना यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी का टॉपिक दे रखा है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या है, डिक्शनरी में स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, बहुत सारे ऑथर्स ने स्ट्रेटेजी के बारे में क्या बोला है। याद करो तुम लोग बिजनेस स्टडीज में ऐसे 10 डेफिनेशन दे रखी होती थी, याद कितनी करते थे? हम भी वही करने वाले हैं। याद कितनी करेंगे? एक। दे स्पेस पे 10 डेफिनेशन रखी है, पर सारे के सारे लोग घुमा फिरा के बात तो एक ही बोल रहे होते हैं। तो हमारी बुक ने क्या बोला है, स्ट्रेटेजी क्या है, एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन के 3 D का। ये 3D पेपर में नहीं लिखना, 3D याद करने के लिए हमें डायरेक्टली लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड डायरेक्शन और व्हाट यू वांट टू बी, इमेज बता रहा है क्या बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू, एंड वेयर यू वांट टू गो इज योर डेस्टिनेशन। तो स्ट्रेटेजी 3D से बनती है। 3D क्या है? डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। किससे बनता है? 3D, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। क्लियर? व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू, एंड वेयर यू वांट टू गो। अब ना हमें एक बात, फिर हमें देखो क्या लिख के दे रखा है, फिर स्ट्रेटेजी है, डायनामिक एनवायरनमेंट के बारे में है, फोकस करवाएगी। स्ट्रेटेजी 3 लेवल पे बनती है, कॉर्पोरेट, डिविजनल और फंक्शनल, उसके बारे में लिखा है जो हम पीछे अभी पढ़कर आ गए। तो मतलब ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे कवर अभी नहीं करना। कॉर्पोरेट लेवल फॉर्मुलेट करता है स्ट्रेटेजी, टॉप मैनेजमेंट में है, ये क्या काम करता है, कॉर्पोरेट लेवल सबके लिए स्ट्रेटेजी बनाएगा, फिर डिविजनल लेवल आएगा, फंक्शनल लेवल आएगा। ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ कर आए हैं? पीछे पढ़कर आ गए ना। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस अब नहीं करना। अब देखो क्या लिखा है, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, स्ट्रेटेजी इज पार्टली रिएक्टिव। ये स्टेटमेंट पे अपने पास में क्वेश्चन और केस स्टडी उठ के आता है। स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव।
एग्जाम्पल से बात को समझो। एयरटेल जियो के आने से पहले 299 रुपीज में 1 GB डेटा देता था 28 दिनों के लिए। 2016 से पहले की सिचुएशन कर रहा था। ये था एयरटेल प्रोएक्टिव। एयरटेल पहले से अपना प्लान सोच के बैठा था और यही काम कर रहा था, ये काम। लेकिन जैसे मार्केट में कौन आया, सब कुछ फ्री। फिर एयरटेल वगैरह भी डेली का 1.5 GB डेटा देने लग गए और एक प्लान पूरा बना दिया। पहले हमें पता है क्या करना पड़ता था, पहले SMS का रिचार्ज अलग कराना पड़ता था, इंटरनेट का रिचार्ज अलग कराना पड़ता था, कॉलिंग का रिचार्ज अलग कराना पड़ता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, होल सोल एक ही प्लान। और कॉलिंग इज अनलिमिटेड। पहले अनलिमिटेड नहीं होती थी, मिनट्स मिलते थे। और अगर तुमने रुपीज में रिचार्ज कराया तो हर 1 मिनट का या तो 1 रुपया या 50 पैसा कटता था, डिपेंडिंग अपॉन द प्लान जो तुमने ले रखे हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव होता था फोन मेंटेन करना। और वो 1 GB का डेटा पूरा 28 दिन तक चलाना होता था, और वो चल भी जाता था। नहीं, लिटरली मेरे को पता है, मेरे 400 से 300 MB डेटा तो हमेशा मेरा वेस्ट जाता था। मैं मैक्सिमम 500 MB ही यूज कर पाती थी, तो कभी कुछ ज्यादा यूज कर लिया तब जाके 600। हाँ, क्योंकि उस डेटा की स्पीड पे यूट्यूब वगैरह इतना हम चलाते नहीं, तो ना वो चलता था ढंग से। हद से हद फेसबुक, इंस्टाग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम तो था ही नहीं, फेसबुक या व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे भी वीडियो चैट नहीं होती थी, वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी, तो उसके लिए नेट ज़्यादा चाहिए था, नेट की स्पीड चाहिए होती थी, वो था नहीं इंडिया में। ऑडियो मैसेजेस में भी हम खाली गाने भेज सकते थे, वो ऑडियो मैसेज का सिस्टम नहीं होता था। खाली मैसेज टाइप करने में कितना डेटा कंज्यूम होता है, तो चलता था 1 GB। तो जियो ने आके हालात बदल दिए और इंटरनेट की स्पीड अच्छी कर दी। तभी तो तुम लोग अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो ना, पहले पॉसिबल ही नहीं था ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम। तो अब देखो, तो जियो के आते ही उसने अपना प्लान चेंज कर लिया, वो होता है रिएक्टिव होना। हम कभी भी 100% प्रोएक्टिव, अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो 100% प्रोएक्टिव और ना ही 100% रिएक्टिव। तुम्हारा प्लान थोड़ा प्रोएक्टिव होता है और थोड़ा कुछ ना कुछ तो तुम्हें चेंज इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी करना पड़ता है। बात समझ में आई? तो जो भी कंपनी की स्ट्रेटेजी बनती है वो स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। स्ट्रेटेजी क्या है, ब्लेंड है। ब्लेंड मतलब मिक्सचर है किन दो चीजों का, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। तो स्ट्रेटेजी मेरा ब्लेंड मतलब मिक्सचर है दो चीजों का, एक चीज है प्रोएक्टिव और एक चीज है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव किसके पार्ट पे होते हैं हम, मैनेजर्स के पार्ट पे। किसके पार्ट पे होते हैं? अब देखो, हम लोग प्रोएक्टिव क्यों होते हैं, हम लोग पहले से आगे का प्लान करके रखते हैं। कंपनीज क्यों, ताकि कंपनी इंप्रूव कर सके अपनी मार्केट की और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो एक कंपनी मार्केट पोजीशन में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके, इसलिए कंपनी क्या होती है, प्रोएक्टिव। और कंपनी क्या होती है, रिएक्टिव। रिएक्टिव क्यों, क्योंकि मार्केट में अनएंटिसिपेटेड, किसने सोचा था जियो बिल्कुल फ्री आ जाएगा, और फ्रेश मार्केट कंडीशन होती है। क्लियर है बात? तो हम प्रोएक्टिव भी हैं, और इसका मतलब हमने चीजों को क्या करा है, प्लान। और इसका मतलब हमें चीजों को क्या किया है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी प्लान्ड है, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी एडेप्टिव है। क्लियर है बात? पक्का? तो स्ट्रेटेजी में दो क्वेश्चन थे, स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव। फिर एक वर्ड आता है उठ के, मैनेजमेंट। कौन सा वर्ड आता है, मैनेजमेंट। वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट? जो फंक्शन तुम परफॉर्म करते हो। मैनेजमेंट वर्ड के दो मतलब है। एक मैनेजमेंट वर्ड का मतलब होता है लोग, की पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एक मैनेजमेंट वर्ड का मतलब होता है फंक्शन जो वो परफॉर्म करवा रहे हैं। जो नीचे रिसेप्शन पे बैठते हैं एमसीसी में,
टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ये लोग कौन है कंपनी का? मैनेजमेंट है, जिनका काम है मैनेज करना कामों को। तो मैनेजमेंट मतलब दो चीज़ें, एक तो फंक्शन जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, और एक मैनेजमेंट का मतलब कौन होता है? की पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कोई ना कोई काम परफॉर्म करने के लिए दे रखा है। खाली एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो मैनेजमेंट वर्ड के दो मतलब, पहला मतलब क्या है? की पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इंचार्ज है कंपनी के कुछ ना किसी काम के। क्लियर है बात? और दूसरा मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या दे रखा है? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन और प्रोसेस, इसको कौन परफॉर्म करता है? समझ में आई बात? इसमें क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट वर्ड के दो मतलब, फंक्शन भी और लोग भी। स्ट्रेटेजी समझ लिया, मैनेजमेंट समझ लिया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्ड को एक साथ पढ़ेंगे, होता क्या है। अब क्या है कॉन्सेप्ट किसका? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। मैं तुम्हें ऐसे लर्न नहीं करवाने बैठे, तुम्हें सब समझा के भेज रही हूँ मैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा? बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाता कौन है? टॉप मैनेजमेंट, इसलिए बोला इट इज अ मैनेजेरियल प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट, इसलिए हमने क्या बोल दिया? मैनेजेरियल प्रोसेस। टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले क्या बनाएगा? फिर बनाएगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या बनाएगा? प्लान मतलब स्ट्रेटेजी, फिर उसे क्या करेगा? फिर उसे इवेलुएट करके कंट्रोलिंग लगाएगा। कंट्रोलिंग क्या था? कोई गैप होना किसके बीच में? प्लान और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में, और अगर कोई डेविएशन है तो हम नेसेसरी स्टेप लगाते थे, यही करते थे। इन्होंने यही बात बोला है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजेरियल प्रोसेस, जहाँ पर सबसे पहले क्या डेवलप करोगे? विजन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रेटेजी बनाओगे, फिर उसे इम्प्लीमेंट करोगे, फिर इवेलुएट करोगे, फाइनली करेक्टिव एडजस्टमेंट जहाँ पर ज़रूरी है। कंट्रोलिंग करते थे ना लास्ट में डेविएशंस को हटाने के लिए, और फिर से प्लानिंग करते थे, फिर से इम्प्लीमेंट करते थे। तो कैसा प्रोसेस है ये? कीप्स ऑन गोइंग, चलता जाएगा। कंट्रोलिंग के बाद वापस प्लानिंग, लास्ट में वापस कंट्रोलिंग, फिर क्लियर है बात? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजेरियल प्रोसेस, जहाँ पर क्या लगेगा? सबसे पहले विजन, ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंट करना, इवेलुएट करना, और फाइनली क्या लेना? करेक्टिव एडजस्टमेंट लेना। ऊपर मेरे को इसके दो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिख के दे रखे हैं कि दो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। अगर इन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को देखा जाए तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं प्रोएक्टिव होने का और रिएक्टिव होने का। देखो कैसे गाइड करता है कंपनी को थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अगर तुम एसएम यूज करते हो, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, तो तुम्हें गाइड करेगा किसको लेकर? ये चेंजेस को लेकर। क्योंकि हम लोग स्वॉट एनालिसिस लगाते हैं, इंटरनल मार्केट एक्सटर्नल मार्केट को स्टडी करना, ये सब कुछ, तो चेंजेस पता चलते हैं ना। तो मुझे क्या करता है? गाइड करता है फॉर ऑल दी चेंजेस। और फर्स्ट पॉइंट प्रोएक्टिव, जैसे जियो आया, जियो ने सब कुछ मार्केट में फ्री कर दिया, जियो इज प्रोएक्टिव इन नेचर, किसी और की स्ट्रेटेजी को कॉपी उसने नहीं किया। तो ऐसा करके जियो को क्या मिल गया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसके थ्रू उसने आउट परफॉर्म कर दिया आपने, और मार्केट में क्या मिल गया? मतलब आपका प्लान आपको एडवांटेज दे सकता है, कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करवा सकता है, और आपको क्या दे सकता है? डोमिनेंस भी दे सकता है। ऑब्जेक्टिव समझ में आए? अब देखो मुझे क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये वाली लाइन डायरेक्टली उठकर आ सकती है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन हैव बिकम एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन for their survival and growth in the present turbulent business environment. Full stop, discuss. क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है essentials, essential का मतलब क्या होता है? तो इस वर्ड से मैं जज कर सकती हूँ मुझसे क्या पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं, क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट देखो क्या लिख के दे रखा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब देखो ध्यान से देखना, सब लाइन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? तो जो भी एडवांटेज लिखोगे वो किससे शुरू होगा? ऐसे छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखोगे ना तो तुम्हें आंसर लिखने में हेल्प मिलेगी। वरना सोचो तुम क्या लिखोगे? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इट हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव,
तो इट इट लिखने से ना आंसर अच्छा नहीं लगेगा, और चेक करने वाले को क्या लगेगा कि तुमने अपने आप से आंसर बना के लिखा है। तो इसलिए ध्यान रखो कैसे लिखोगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये करता है। क्लियर है बात? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है? जिसमें आप मूव करोगे, प्लानिंग डायरेक्शन देती थी ना, ये आपको क्या डिफाइन करता है? गोल एंड मिशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है प्रोएक्टिव होने में रादर देन, प्रोएक्टिव मतलब चीजों को खुद से सोचना रादर देन दूसरों का क्या करना, कॉपी पेस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करेगा कि एनालाइज करेगा, खुद के एक्शन खुद लेगा रादर देन लोगों को देखने की जगह, मियर स्पेक्टेटर्स बनने की जगह सारा काम खुद करने में हेल्प करता है। क्लियर? अगला पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है किस चीज को? फ्रेमवर्क, जहां पे सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। डिसीजन कैसे? कौन से बिजनेस में जाना है, कौन से प्रोडक्ट में जाना है, कौन से मार्केट में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग किसकी करनी है, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों को लेके क्या बनाएगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है फेस करने में फ्यूचर और एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। प्लानिंग हेल्प करता था ना फ्यूचर को डिसाइड करने में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये समझो, तुम लोग पहले से ही गलतियों को लेकर प्लान करते थे प्लानिंग करते वक्त कि अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ गई तो इसके लिए हम लोग ये सॉल्यूशन लगा लेंगे। होता था ना, ताकि फ्यूचर में जब कोई दिक्कत आएगी तो उसे सॉल्व करने में टाइम क्या लगेगा? कम। ये पहले से ही उसको लेकर हम प्रिपेयर रहते हैं। तो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो अवॉइड करवाता है मिस्टेक्स को। ठीक है? एनहेंस करता है लॉन्गिटिविटी ऑफ, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस कौन एनहेंस करेगा? यही। और डेवलप करवाएगा कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सिंपल से पॉइंट्स लिखे हैं, एनी 5 पॉइंट्स में लर्न करने इंचेस का शॉर्ट में दे रखा है। फिर अगला और लास्ट टॉपिक हमें क्या दे रखा है? इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में ये वाली लाइन पेपर में पूछ ली जाती है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो व्हाट ऑब्वियस क्या है ये? लिमिटेशंस। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? कैन नॉट काउंटर। हिंड्रेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स या रुकावटें। क्लियर है? अब देखो मुझे यहाँ पे कितनी बातें लिख के दी रखी है? 4 लिमिटेशन दे रखे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। पहला लिमिटेशन क्या दे रखा है? इसको मैंने 4 हेडिंग में डिवाइड करा है। डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट। अब देखो तुम लोग प्लान करते हो, तुम लोग एस्टिमेट करते हो चीजों को, पर क्लियरली एस्टिमेट सबको पता था जियो मार्केट में आएगा, सबने उसका प्लान सोच रखा होगा कि जियो 199 पे ला देगा, 99 रुपीज की दे देगा। एयरटेल ने क्या सोचा, मैं 299 की दे रहा हूँ, तो या तो 199 की दे देगा, 99 की दे देगा, पर बिल्कुल ही फ्री कर देगा, ये थोड़ी सोचा होगा। तो क्लियरली एस्टिमेट, जहां पे सारी के सारी ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रही है स्ट्रेटेजिकली, डिफिकल्ट है क्लियरली एस्टिमेट करना कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक फर्म्स। आपके राइवल्स के बारे में क्लियरली जानना मुश्किल है क्योंकि आप सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हो, यू कैन नॉट क्लियरली एस्टिमेट। डिफरेंस समझ में आया? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट आते हैं प्लानिंग करने के लिए। कौन आते हैं? और जब एक्सपर्ट आएंगे तो उनका खर्चा भी कैसा लगेगा? तो सबसे पहले हम लोग एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, फिर हम लोग प्लान बनाते हैं और फिर हम प्लान को क्या करते हैं, और ये तीनों के तीनों काम कौन करेगा? एक्सपर्ट। जब एक्सपर्ट ये तीनों काम करेगा तो खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस क्योंकि ये ऐड करता है लॉट्स ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंस को। स्ट्रेटेजिक प्लानर्स आएंगे क्या करने के लिए? एनालाइज करने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल को। रटने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपर्ट ने 3 काम किए, तीनों काम ऑर्डर में चलते हैं हमेशा। वो तीनों काम क्या है? एनालाइज करना इंटरनल एक्सटर्नल मार्केट, स्ट्रेटेजीज को डिवाइस करना मतलब डेवलप करना, और बाद में से क्या करना। ये बहुत ही कॉस्टली है क्योंकि रिसोर्सेज आर, सॉरी यहाँ से नहीं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक्सपर्ट चाहिए और एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली रिसोर्स होता है। क्लियर? फिर अगला पॉइंट कौन सा लिखा है इसमें? इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। प्लान करने में टाइम लगता है, इन्होंने बोला प्लान करने में भी टाइम लगेगा, फिर सबको प्लान बताने में भी
टाइम लगेगा। अब सोचो तुम आज ना पूरा दिन बैठ के सिर्फ प्लान कर रहे हो कि मैं कल से ऐसे पढ़ूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, ठीक है। तो पूरा दिन तुमने प्लानिंग करने में निकाल दिया, टाइम लग गया। और इस पूरे दिन में तुम जो काम कर सकते थे वो भी तुमने, तो तुम्हारे डे टू डे काम को तो डिस्टर्ब किया, प्लस बाकी सारा काम भी तुम्हारा डिस्टर्ब हो गया। तो ये कैसा प्रोसेस है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारा टाइम हम सिर्फ उसको क्या करने में लगा देते हैं, प्रिपेयर। हम आधा दिन तो सोचते रहते हैं आज 4 बजे से पढ़ने बैठूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो लूंगा। इम्प्लीमेंट करने का टाइम हमारा कम हो जाता है, क्यों? पूरा टाइम हमारे सिर्फ सोचने में निकल जाता है। फिर हम सबको उसे क्या करते हैं, जो इम्पीड मतलब रुकावटें पैदा करता है डेली। कि अगर पूरा दिन प्लान करने में निकाल दोगे तो जो उस दिन में काम करने थे वो काम हो ही, और नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है रूटीन बिजनेस पर भी। क्लियर है बात? और लास्ट पॉइंट जो दे रखा है, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड कीप्स ऑन चेंजिंग नेचर का है, जिस वजह से आप कभी भी 100% एग्जैक्टली पिन पॉइंट, एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? जैसा है बिल्कुल वैसा पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में चीजें कैसे शेप अप होगी। इसके बाद वही लेवल्स का टॉपिक दे रखा है। क्लियर है बात? पक्का? चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2 परसों की क्लास में जो तुम्हारा छूटा है पहले वो कंसोलिडेट करवाएंगे, फिर आगे चलेंगे। ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट? तो क्लास ओवर करते हैं। और कोई भी क्लास है तुम्हारे?